नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। यहां के करवल खीरी में प्रधानमंत्री C-130J सुपर हर्क्यूलीज विमान द्वारा पहुंचे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वायुसेना द्वारा एयर शो भी हुआ और इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन स्थानीय भाषा में शुरू किया। उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को यूपी की बदलती तस्वीर बताया, जहां विकास के अनेकों कार्य हो रहे हैं। 22,000 से ज्यादा करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से 9 जिलों समेत लखनऊ से गाजीपुर तक शहरों को जोड़ फायदे की बात बताई गई है। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार के हाल के कार्य की तारीफ भी की। गौरतलब है, ये वही इलाका है जहां पर किसानों का कृषि कानूनों को लेकर भारी असंतोष चल रहा है और प्रधानमंत्री के संबोधन में किसानों का भी जिक्र रहा। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। और आपको बता दें, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के काम का श्रेय मौजूदा सरकार ले रही है। एक ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरें शेयर की। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता साइकिल पर सवार दिख रहे हैं, इनके हाथ में सपा का झंडा है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तस्वीरें शेयर भी की। उन्होंने लिखा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने की मची है खिचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोचने वालों को जवाब देगी। बहरहाल राजनीति ये हुई है। हमारे साथ हमारी एक वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मौजूद हैं। नीरजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो आज ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर, एक तरह से लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बस आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्ष पर वार किया, आपका क्या आंकलन है? देखिए, एक तो चुनावी जंग का आज ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में, और यह ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा हुआ है। पिछले दिनों में अमित शाह भी गए थे और मीटिंग्स की उन्होंने, तो बहुत सीरियसली आक्रामक रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। और जो गुस्सा था उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रति, जो कि सेकेंड वेव कोविड के दौरान इतने लोग मरे, उससे अगर गांव-गांव में अगर फीडबैक आ रहा था वो यही था कि लोगों में आक्रोश है, तो उसको नकारने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए एक बहुत डिटर्मिन्ड वे से जो वो लोग कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग का एक निर्णय था और वो कर रहे हैं। और आज भी जो जिस तरह से भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री बहुत निपुण है इस चीज में कि एक मैं मानती हूँ जो शोमैनशिप है ना भाजपा का और प्रधानमंत्री का, एक छोटे से मुद्दे को, एक छोटे से इवेंट को इतना बड़ा स्वरूप देना,
जैसे कि मिराज भी लैंड किया, AN-32 भी लैंड किया, सोल्जर्स लैंड किए, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, 2000 बसें आई, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं किसानों की, दलितों की, जो इस एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे, सभी लोग यूज करेंगे एक्सप्रेसवे को। तो हर छोटी चीज का फायदा उठाना एक मैं तो कहूंगी जैसे शोमनशिप है ना भाजपा का, खासकर इलेक्शंस के लिए, वो तो सबको सीखना पड़ेगा भाजपा से। और प्रधानमंत्री आई वुड से एक इंडियन पॉलिटिक्स के राज कपूर हैं, इस चीज में तो माहिर हैं बहुत। तो आज भी हमने वो देखा, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया निधि, भव्य। प्रधानमंत्री जो भी करते हैं एक भव्य चीज करना चाहते हैं, जिसका बहुत दूर तक इम्पैक्ट हो, मैसेज का इम्पैक्ट हो, मैसेंजर की जो पर्सोना है वो एम्प्लीफाई कर दी जाए। तो ये राजनीति का आई सपोज बड़ा हिस्सा है और PR का बड़ा हिस्सा है, और चुनाव में तो इसका फायदा होता ही है। बिल्कुल नीचा, जो आपने एक बात कही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं, और सही बात आपने कही कि और राजनीतिक दलों को सीखना होगा कि वो कोई कसर ना छोड़ें। लेकिन जिस तरह से ये पूरा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एक तरह से कोशिश भी लग रही थी, जो हाल फिलहाल 2 साल में तस्वीरें आई उत्तर प्रदेश से, कहीं कोरोना की हो या बच्चों की मौत की खबरें आ रही हो, जो तस्वीरें आई, अब ये तस्वीरें छा जाएंगी इन तस्वीरों को बदलने की, कि नहीं वाकई में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार जोर दिया कि 9 जिलों को जोड़ेगा, हमारी सामरिक दृष्टि से ये एक्सप्रेसवे बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो दलितों का उन्होंने नाम लिया कि दलित और गरीब और किसान जुड़ेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत आहत बताए जा रहे हैं। तो जो उनका कमजोरी है बीजेपी की इस समय उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र किया है, उनको संबोधित करने की एक तरफ से हाथ बढ़ाया है बीजेपी ने उनकी तरफ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जहां जैसे कि किसानों के बीच में असंतोष है, वेस्टर्न यूपी में तो हम जानते हैं बहुत असंतोष है, ईस्टर्न यूपी में इस सुल्तानपुर इस एरिया में जहाँ के एक्सप्रेसवे जाएगा 9 जिलों में, वहां भी बहुत असंतोष रहा है। और पिछड़ों को, दलितों का खास नाम लेके ये रीच आउट करना कि ये सब हम ऐप के लिए कर रहे हैं, तो ये सही कह रहे हैं। जो गुस्सा था लोगों में, जिन परिवारों के लोग मरे कोविड के दौरान, तो एक नया नैरेटिव क्रिएट करना, एक नई छवि, इमेजेस जो होती है पिक्चर, ताकि पुरानी पिक्चर लोग भूल जाएं और ये नई चीजें याद रहे। ये एक आई सपोज आप कह सकते हैं एक स्किल है जो भाषा जिसमें बहुत ही निपुण है। और लेकिन सवाल ये है कि क्या किस हद तक लोग जो उनकी त्राही हुई थी कुछ महीने पहले देश में, किस हद तक वो भूलेंगे, कहाँ वो वोट करेंगे। और अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका फायदा, इसका क्रेडिट सिर्फ आपको नहीं जाता। और प्रोजेक्ट्स तो बहुत लंबा अरसा लगता है ना, आप कंसीव करते हैं, फिर रिबन कटता है, फिर उद्घाटन होता है, तो कई सरकारें उसमें आ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन वाकई में जी आपने सही कहा। और वाकई में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया है उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ, कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने जो स्थानीय बोली है उसमें अपना संबोधन की शुरुआत की। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा। वाकई में चुनावी जंग है जिसका आज एक तरह से बड़ा भव्य आगाज प्रधानमंत्री ने किया है। और अब वो खबर जिससे हम आज देश की बात की शुरुआत करना चाह रहे थे, प्रदूषण को लेकर। देश की राजधानी और आसपास के इलाकों की खराब हवा और उसकी खराब होती हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली की तरफ से कहा गया कि वो लॉकडाउन जैसे नियमों के लिए तैयार है। सरकारों को आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट को आगे की योजना के बारे में जवाब और जानकारी देनी है। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ अब जुड़ गए। गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, केंद्र राज्य सरकारों की आज बैठक हुई होगी, क्या ठोस निकल कर आया है जिससे प्रदूषण पर लगाम लगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों को जाना है। आज बैठक केंद्र सरकार ने तो नहीं बुलाई थी, लेकिन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो कमीशन है उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।
जिसमें उन्होंने अलग अलग पहलुओं पे चर्चा की है। जी, तो आप हमारे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। पराली को लेकर ही कई आंकड़े सामने आए हैं। एक अहम कारण हमारे दिल्ली में प्रदूषण को बताया जा रहा है। केंद्र ने कल हलफनामा भी दिया, उसमें भी आंकड़े दिए हैं। क्या आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, जो कल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए गए, उसमें संतुष्टि असंतुष्टि का प्रश्न तो अलग है, उससे कंफ्यूजन है। क्योंकि एक ही हलफनामा में केंद्र सरकार ने दो बातें रखी। एक जगह उन्होंने कहा कि पराली का कंट्रीब्यूशन केवल 4% है। उसी हलफनामे में दूसरी जगह उन्होंने जिक्र किया कि अभी 2 दिन पहले तक दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें 35 से 40% पराली का कंट्रीब्यूशन है। आज हमने जो केंद्र सरकार की संस्था है सफर, जो इसको एनालाइज करती है और उसको डेटा डेली जारी करती है, उसका हमने आज सारा आंकड़ा देखने की कोशिश की। 4 नवंबर से लेकर के और 14 नवंबर तक, जिस समय सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर एनसीआर में पोल्यूशन रहा है गंभीर स्थिति में, उस डाटा के अनुसार जो 4 नवंबर को भी उनके डाटा के अनुसार 25% पोल्यूशन था कंट्रीब्यूशन पराली का। 7 तारीख को उनका डेटा कहता है 48% था। 13 तारीख को उनका डाटा कहता है 31% था। तो मैंने आज निवेदन भी मैंने माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से किया है कि एक बार सभी एजेंसियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ करके सेंट्रल गवर्नमेंट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर जो कोर्ट को भी स्पष्ट हो और लोगों को भी कि पराली का कंट्रीब्यूशन कितना है। क्योंकि अगर 4% के हिसाब से अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका इंपैक्ट अलग होगा, लेकिन 40% के हिसाब से जब बनाना होगा तो वो तरीका अलग होगा। इसलिए इस डेटा पे जो कल से कंफ्यूजन है उसे दूर करने की जरूरत है। जी, गोपाल जी, पराली को लेकर चुनावी समस्या भी है। पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, और किसान भाई, उनकी मजबूरी भी है और उनको जलाना भी पड़ता है। दिल्ली सरकार कह रही है हमने तो उनको एक और तरीका भी बताया है, लेकिन पंजाब की तरफ से जो इतने पराली के मामले बढ़े हैं, सख्ती कोई नहीं हुई है, मामले भी दर्ज नहीं हुए हैं, कहीं पे भी नहीं हुए हैं। तो क्योंकि चुनावी साल है, क्या कहेंगे आप किसानों से फिर? मेरा इस पे बहुत स्पष्ट कहना है कि ये समस्या किसानों की नहीं है, ये सरकारों की इच्छा शक्ति की समस्या है। दिल्ली के अंदर हमने सुझाव नहीं दिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर पराली को गलाने के लिए पूसा बायोटी कंपोजर का घोल खुद तैयार किया है, और हम निःशुल्क सरकार की तरफ से जहां जहां किसान डिमांड कर रहे हैं उनके खेत में जाके हम छिड़काव करते हैं, सरकार करती है, और ये हर सरकार कर सकती है। इसमें किसानों का कोई रोल नहीं है, सरकार इसका समाधान निकाल सकती है। और मैं ये भी आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी जो पराली के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है उससे आधे पैसे में छिड़काव हो सकता है निःशुल्क, अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो। बिल्कुल, बहुत ये अहम बात आप जो कह रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, दिल्ली में जो परिवहन से करीब 30 से 40 प्रदूषण होता है, उसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा बेहतर नहीं हुआ है, बसों की संख्या बढ़ी नहीं है। विज्ञापन तो दिख जाते हैं कि काम हो रहा है प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। गोपाल जी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कब दुरुस्त करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए हर चीज का एक कंपैरेटिव स्टडी होती है। दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें सारी सीएनजी पर हैं, लगभग 6,500 बसें हैं, और नई बसें भी आने जा रही हैं। कब आएंगी? पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं, पूरे एनसीआर में कहीं सीएनजी पे बसें नहीं चलती हैं, हर जगह से डीजल की बसें आती हैं दिल्ली में। जी, दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली पहला स्टेट है जिसने ईबी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन के लिए पॉलिसी लेकर के आया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो नया स्लॉट लोग गाड़ियों का खरीदें वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं चार्जिंग का। गोपाल जी, कोई टाइम फ्रेम है कि बसेस कब तक आएंगी? गोपाल जी, टाइम फ्रेम है कि बसेस कब तक आएंगी? वो
अलग अलग कई कुछ बसों का टेंडर हो चुका है, कुछ का अभी वर्क ऑर्डर, 200 बसों का अभी वर्क ऑर्डर हुआ है पिछले दिनों। तो अलग अलग करीब 2000 बसों का सारा शेड्यूल चार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तीसरा जो पॉइंट मैं कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो चलती है। लास्ट चौथी बात माइल की लिंकेज की vehicle प्रॉब्लम है pollution सर। को ठीक है, आप ये कह सकते हैं मेट्रो चलती है, मल्टी तरीके से तरह तरह के यातायात के इंतजाम है, लेकिन लास्ट मिनट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जी मैं एक बात क्लियर कर दूं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ही ई रिक्शा के लिए सरकार सब्सिडी देकर के ई रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए चला रही है। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर इस व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ही हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया है, जो क्योंकि हम पर डे करीब हर चौराहे पे एक व्यक्ति लगभग आधे घंटे तक दिन भर में चौराहों पे फ्यूल बर्निंग करता है। दिल्ली के अंदर अभी आज की तारीख में जो है वर्क फ्रॉम होम किया गया। दिल्ली के अंदर अभी जो सारे स्कूल कॉलेज बहुत देरी बंद से किए गए हैं, सर, तो दिल्ली सरकार व्हीकल पोल्यूशन के लिए काम कर रही है। सर बहुत देरी से कदम उठाया। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो कचरे का ढेर है गाजीपुर देरी का, से नहीं उठाया निधि जी, देरी से नहीं उठाया। 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चल रहा है। नहीं वो चल रहा है कैंपेन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार क्यों लगाई? कोई तो कारण रहा होगा ना। अब दिल्ली वासी अगर इस तरह की नहीं, सांस लेने को मजबूर है तो कोई तो मैं उस कारण रहा डिबेट होगा। में नहीं जाना चाहता कि वजह क्या है, लेकिन ये दिवाली के बाद से सिचुएशन बिगड़ी है और उसके कई सारे अतिरिक्त कारण हैं। ठीक है गोपाल जी, आखिरी सवाल मेरा। दिवाली के बाद अचानक दिल्ली में गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, लेकिन सरकारें कंस्ट्रक्शन पर नहीं रोक लगाया, जो धूल छिड़काव था उसका कार्यक्रम बहुत कम हुआ। बहरहाल मैं आपसे आखिरी में सवाल ये पूछना चाह रही हूं, आप हाल में गए भी थे, जो कूड़े का ढेर है गाजीपुर में वो कुतुब मीनार की तरह इतना लंबा बताया जा रहा है। आप वहां पे गए भी, हम वो दृश्य भी दिखा रहे हैं कि आप गए और आपने कहा 2.5 साल में सिर्फ 5% कूड़े का निवारण हुआ है, वहां से जहरीली गैसेस निकलती हैं। सर इतना सुस्त काम क्यों है? काम तो हो रहा है लेकिन इतना ढीला काम क्यों? अब बात वहीं आके खड़ी हो जाती है। अब इसका जिसकी जिम्मेदारी है वो तो उससे पूछना चाहिए। पर्यावरण मंत्री तो आप ही हैं दिल्ली के। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का काम जो है वो पर्यावरण मंत्रालय कर रहा है, लेकिन कूड़ा का काम एमसीडी का है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकारों का काम दिल्ली सरकार तो नहीं कर देगी ना। दिल्ली में सभी एजेंसियां हैं और सबको जिम्मेदारी बांटी गई है, और एनजीटी ने एमसीडी को दोबारा भी वो किया है कि आप क्लियर स्पष्ट जो है अपना स्टैंड क्लियर करिए। ये पहाड़ दिल्ली सरकार ने नहीं खड़े किए हैं। बहरहाल दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी ऐसा कहेंगे तो फिर तो लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। नहीं गोपाल जी, आप लोग चेष्टा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और मजबूती से कोशिश करने की जरूरत है। और आम तो नागरिक दिल्ली के अंदर नहीं, कोशिश हमारी जारी है और हम करेंगे, हर कोशिश करेंगे, लेकिन ये सबको पता है कि दिल्ली के अंदर की मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, फटकार लगानी पड़ती है, तो वाकई बहुत कष्ट होता है। लेकिन आप जुड़े, यही बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े और आपने अपनी बातें जनता के समक्ष रखी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय। और यही कोशिश करते हैं कि जो दिल्ली की आबो हवा है उस पर पहले से ही हमारी सरकारें तत्परता से कदम उठाएंगी। बहरहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको महाराष्ट्र ले चलेंगे। यहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी 19 दिनों से हड़ताल पर क्यों हैं, बताएंगे आप। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पिछले 19 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को सरकार ने निलंबित किया, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और इसी मांग के साथ राज्य के अलग अलग जगहों के साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। संजय गुंजाल करीब 10 सालों से अहमदनगर में एसटी महामंडल में ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। 10 साल की नौकरी के बाद भी सरकार इन्हें 12,000 रुपए वेतन देती है। बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए इन्होंने एसटी से ही 4.5 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसके लिए सरकारी बैंक से ज्यादा ब्याज इन्हें भरना पड़ता है। कर्ज में जो पैसे लिए थे उसके पैसे कटने के बाद इनके पास 4,500 रुपए ही वेतन आता है। मकान का किराया 4,000 रुपया है, यानी इनके पास 500 रुपए बचते हैं।
अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अपना घर ये कैसे चलाएं। मजबूरी में बच्चों की पढ़ाई इन्होंने छुड़ा दी। पत्नी भी लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी है। बड़े बेटे ने 2020 में कोविड के समय 10वीं की कक्षा पास की, लेकिन मैं उसका एडमिशन नहीं करवा पाया। छोटा बेटा कक्षा 9 में पढ़ रहा है, उसके लिए भी कोई किताब नहीं खरीद पाया हूँ। मजबूरी में अब पत्नी को भी घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह की परेशानियां एसटी महामंडल के कई कर्मचारियों को हो रही है और इसलिए पिछले 19 दिनों से ये लोग राज्य में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी होने के बाद भी एसटी महामंडल एक अलग कंपनी है जो सालों से घाटे में है और इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसका विलय करे ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जब हम काम एक तरह का कर रहे हैं तो वेतन एक जैसा क्यों नहीं है? महंगाई सबके लिए एक तरह है। बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीजों के लिए पैसे लगते हैं जो इतने वेतन में संभव नहीं। मुंबई के आजाद मैदान में भी प्रदर्शन चल रहा है। कम वेतन तो मिलता ही है, कभी कभी वेतन के लिए 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। लेट हुआ है, पौने तीन महीने का पेमेंट हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं ये सरकार को मैं कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर, हाई कोर्ट का सर्कुलर है कि किमान वेतन कायदा, समान वेतन कायदा के हिसाब से 18,000 कम से कम नए लगने वाले आदमी का बेसिक होना चाहिए, मिनिमम बेस होना चाहिए। तो इसका भी उल्लंघन हो रहा है, वो सर्कुलर का उल्लंघन हो रहा है। तो अभी हमारे में अगर नया आदमी लगता है तो उसका मिनिमम बेस है कम से कम 12,000। राज्य सरकार के साथ हमारे 2 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई। उनकी जो मांग है विलीनीकरण का, यह तो मुद्दा उनके सामने ही नहीं है, वो कमेटी के पीछे चुप रहे हैं। राज्य सरकार के साथ अब तक 2 बार बैठक होने के बावजूद इस मामले में कोई हल नहीं निकल पाया है। इससे पहले भी 2017 में इन कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, तब कई वादे इनसे किए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं और इसलिए ये सब एक बार फिर सड़कों पर हैं। अहमदनगर से सागर दुसल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बताएंगे, क्रिप्टो करेंसी पर संसद की स्थायी समिति की क्या है राय। क्रिप्टो करेंसी पर अपनी पहली बैठक में वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने उद्योग संघ CII और IIM अहमदाबाद के विशेषज्ञों के साथ इसके संभावित असर और दुरुपयोग से जुड़े मसलों की समीक्षा की है। क्रिप्टो करेंसी को रोकना मुश्किल है, इसलिए इसे रेगुलेट करने पर काम होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के मसले पर वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति की पहली बैठक में कुछ सांसदों ने यह सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की बैठक में कुछ सांसदों ने क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग की आशंका का सवाल उठाया और कहा कि आम निवेशकों के पैसे को सुरक्षित करने के लिए कानूनी स्तर पर पहल जरूरी है। समिति की बैठक में कुछ राष्ट्रीय अखबारों में बिटकॉइन के विज्ञापन पर सांसदों ने चिंता जताई। विशेषज्ञों ने संसदीय समिति को बताया कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और निवेशकों के पास इस बात की छूट है कि वो अपना पैसा कहां और कैसे लगाएं। हाल में कर्नाटक में बिटकॉइन स्कैम सामने आने के बाद क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य अब ये चाहते हैं कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सामने पेश होकर सांसदों की चिंताओं और आशंकाओं को दूर करें और साथ ही क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए सरकार की रणनीति के बारे में उन्हें विस्तार से ब्रीफ करें। We called several organizations to know the position with regard to cryptocurrency. They included the CII, the IMAI, the Indian Software Product Industry, and many independent witnesses. What their views were, the whole industry said in one voice that please let cryptocurrencies not be blocked. बैठक के बाद संसदीय समिति के एक सदस्य ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक नया बिल तैयार कर रही है और इस बिल को 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि हाल में कर्नाटक में बिटकॉइन स्कैम के बाद विधेयक लाने से पहले
सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर सांसदों की आशंकाओं और चिंताओं को दूर करना होगा। जो भी आप करें, जिस भी प्रक्रिया से आप ये कानून लाएं, उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें जो है आज की तारीख पे 1 करोड़ हिंदुस्तानी है जिन्होंने पैसा लगाया है अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में, चाहे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, कार्डानो हो, और ये लोग वो हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ पैसा लगाया है। मोदी जी अच्छा है, आप बात कीजिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से और बड़े बड़े ये इंडस्ट्री हाउसेज जो होते हैं बहुत काबिल होते हैं, बात कीजिए उनसे बेशक, मगर आम लोगों से भी बात कीजिए। और ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस पे आपको राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। आपको ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन करना चाहिए, आपको जितने से जितने ज्यादा लोगों की रजामंदी ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। अब देखना अहम होगा कि सरकार विपक्षी दलों के इन सवालों से कैसे निपटती है। दिल्ली से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। गुरु पर्व 19 नवंबर को है और इससे पहले सरकार सिख तीर्थयात्रियों के हित में ये बड़ा फैसला कर रही है। इसे 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। इस साल गुरुपुरब यानी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु दर्शन करने करतारपुर साहिब जा सकेंगे। सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे यकीन है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से पूरे देश में खुशी और बढ़ेगी। कोरोना की वजह से जोर इस बात पर रहेगा कि दर्शनों के लिए जाने वालों ने दोनों वैक्सीन ले रखी हो और लोगों के बीच दूरी बनी रहे। वैसे करतारपुर साहिब को लेकर कई दिनों से सियासत खूब चल रही है। गलियारा खुलने की खबर आने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समय पर खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मेरा गहरा आभार। इससे हजारों भक्तों को गुरु नानक देव जी के गुरुपूर्व के अवसर पर पवित्र मंदिर में पूजा करने का अवसर मिलेगा। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब का लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट च उठाया, तो चंगा है हुण खुल रहा है। ते बहुत लोगों की मंग सी ते लोगों की कौम की भावना सी जिहड़ी अज पूरी हो रही है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इसे खोलने की मांग कर चुके हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव हैं। हर राजनीतिक दल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके कारण ही ये करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, लेकिन सच ये भी है कि इस कॉरिडोर के खोले जाने के बाद कई लाखों सिख पिलग्रिम्स को फायदा होगा। 129 दिन जब ये कॉरिडोर ऑपरेशनल रहा था, तब केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 63,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।